जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा कुंडली फल कथन करने से पूर्व कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो कुंडली का फलादेश निकालते हैं उसमें हमारी सटीकता काफ़ी उत्तम होगी। कुछ नियम है सटीक फलादेश का, तो आज उसी पे चर्चा है। किसी भी ग्रह की महादशा में, किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा में अनुकूल फल प्राप्त नहीं होगा। किसी की कुंडली में हम जब महादशा देखते हैं उसी ग्रह की महादशा के अंतर्दशा भी आ रहा है तो वह अनुकूल फल नहीं देती। नंबर 2, योग्य कारक ग्रह की महादशा में पापी या मारक ग्रह की अंतर्दशा आने पर प्रारंभ में शुभ फल तथा उत्तरायण में अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अकारक ग्रह की महादशा में कारक ग्रह की अंतर्दशा आने पर प्रारंभ में अशुभ फल और उत्तरायण में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भाग्य स्थान का स्वामी यदि भाग्य भाव में बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली माना जाता है। लग्न का स्वामी सूर्य के साथ बैठकर विशेष अनुकूल रहता है। सूर्य के समीप निम्न अंश, जो अभी मैं अंश बता रहा हूं, जाने पर कोई भी ग्रह अस्त हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा 12 अंश का, मंगल 18 अंश का, बुध 13 अंश, गुरु 11 अंश, शुक्र 9 अंश और शनि 15 अंश। फलस्वरूप ऐसे ग्रहों का फल शून्य या न्यून हो जाता है। अस्त ग्रह जिन भाव के अधिपति होते हैं उन भाव का भी फल शून्य के ही समझना चाहिए। सूर्य उच्च का होकर यदि 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली तथा पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व का होता है। सूर्य उच्च का होकर यदि 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली तथा पूर्ण रूप से प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व का होता है। सूर्य और चंद्र को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो वह अपनी दूसरी राशि के प्रभाव के बल को अधिक बढ़ा देता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो वह अपनी दूसरी राशि के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। किसी भी भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी अपेक्षा जो ग्रह उस भाव को देख रहा होता है उसका प्रभाव अधिक होता है। जिन भावों शुभ ग्रह बैठे हों या जिन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वे भाव भी शुभ फल देने में सहायता देते हैं या सहायक हो जाते हैं। एक ग्रह के 2 भावों का अधिपति होता है। ऐसी स्थिति में वह ग्रह अपनी दशा में लग्न से मिलने वाले जो राशि पहले आएगी उसका फल वो पहले प्रदान करेगा। 2 केंद्रों का स्वामी ग्रह यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं तो उसे केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता, वह शुभ फल देने में सहायक हो जाता है। सामान्य नियमों के अनुसार यदि कोई ग्रह 2 केंद्र भाव का स्वामी होता है और वह अशुभ फल देने लग जाता है, चाहे वह कुंडली में कारक ग्रह क्यों न हो, अपने भाव से केंद्र व त्रिकोण में पड़ा हुआ ग्रह शुभ होता है। केंद्र के स्वामी तथा त्रिकोण के स्वामी का संबंध हो तो एक दूसरे की दशा में वह शुभ फल प्रदान कराते हैं। यदि संबंध न हो तो एक की महादशा में जब दूसरे की अंतर्दशा आती है तो अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। वक्री ग्रह होने पर ग्रह अधिक बलवान हो जाता है तथा वह ग्रह जन्म कुंडली में जिन भावों का स्वामी है उस भाव को विशेष फल देने लगता है। यदि भावाधिपति उच्च, मूल, त्रिकोणी, स्वक्षेत्री अथवा मित्र क्षेत्री हो तो शुभ फल प्रदान कराता है।
यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो या त्रिकोण केंद्र में हो तो वह अत्यंत श्रेष्ठ फल देने लगता है या उस श्रेष्ठ फल देने में सामर्थ्य रखने लगता है। जन्म कुंडली में पहला, पांचवा और नौवां भाव त्रिकोण कहलाता है, परंतु कोई ग्रह त्रिकोण में बैठकर केंद्र के स्वामी के साथ संबंध स्थापित कर ले तो वह न्यून योग कारक ही माना जाएगा। त्रिक स्थान कुंडली के 3, 6, 11वें भाव को त्रिक स्थान कहते हैं। यदि शुभ ग्रह बैठे हो तो त्रिक स्थान में भी वो शुभता देने लग जाते हैं और वो परंतु स्वयं को दूषित कर बैठते हैं, अपनी स्वयं की शुभता को खो देते हैं। यदि त्रिक स्थान में पाप ग्रह बैठे हो तो त्रिक भाव को पाप युक्त बना देते हैं, पर वे ग्रह स्वयं शुभ हो रहते हैं और अपनी दशा में शुभ फल प्रदान कराते हैं, चाहे अशुभ या पाप ग्रह ही क्यों न हो, चाहे अशुभ या पाप ग्रह ही हो, पर यदि वह त्रिकोण भाव में या त्रिकोण भाव के स्वामी होता है तो वह शुभता देता है। एक ही त्रिकोण का स्वामी यदि दूसरे त्रिकोण में बैठ जाता है तो शुभता उसकी समाप्त हो जाती है और वह विपरीत फल देने लगता है। जैसे पंचम का स्वामी नवम स्थान में बैठ जाए तो संतान संबंधी समस्याओं को देने लग जाता है या उसकी संतान योग्य नहीं रहती। यदि एक ही ग्रह जन्म कुंडली में 2 स्थानों का स्वामी हो तो शुभ फल दायक नहीं रहता। जन्म कुंडली में पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र कहलाते हैं। शनि और राहु विच्छेदात्मक ग्रह है, अतः ये दोनों ग्रह जिस भाव में भी होंगे संबंधित फल में विच्छेद ही करेंगे। जैसे अगर ये ग्रह सप्तम भाव में हो तो पत्नी से विच्छेद, यदि पुत्र भाव में हो तो पुत्र सुख में न्यूनतम लाना स्वाभाविक इनका स्वरूप है। राहु या केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की राशि के स्वामी के समान ये बन जाते हैं तथा जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। केतु जिस स्थान पर बैठ जाता है उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। केतु जिस ग्रह के साथ में भी बैठ जाता है उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। लग्न का स्वामी जिस भाव में बैठा होता है उस भाव को वह विशेष फल देता है तथा उस भाव की वृद्धि भी करता है। लग्न से तीसरे स्थान पर पापी ग्रह शुभ प्रभाव करता है, लेकिन शुभ ग्रह हो तो मध्यम फल ही प्राप्त होंगे। तीसरे, छठे, 11वें भाव में पापी ग्रहों का रहना शुभ माना जाता है। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे में, छठे भाव का स्वामी छठे में और 11वें भाव का स्वामी 11वें में बैठे हों तो ऐसे ग्रह पापी नहीं रहते, अपितु ये शुभ फल देने लग जाते हैं। चौथे भाव में यदि अकेला शनि हो तो वह उस व्यक्ति की वृद्धावस्था अत्यंत दुख में बना देता है। यदि मंगल चौथे, 7वें, 10वें भाव में किसी एक भी भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ, यदि मंगल चौथे, 7वें, 10वें भाव में से किसी एक भाव में भी हो तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन दुखमय होता है। पिता के साथ कुछ सहायता नहीं मिल पाती और जीवन भर भाग्यहीन बना रहता है। यदि चौथे भाव का स्वामी 5वें भाव में हो और 5वें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो यह विशेष फलदायक होता है। इसी प्रकार 9वें का स्वामी 10वें में बैठा और 10वें का स्वामी 9वें में बैठा हो तो यह विशेष अनुकूलता देने में सामर्थ्य रखता है। अकेला गुरु यदि 5वें भाव में हो तो संतान से न्यून सुख प्राप्त होगा या प्रथम पुत्र से मतभेद बना रहेगा। जिस भाव की जो राशि होती है उस राशि के स्वामी ग्रह को उस भाव के अधिपति या भावेश कहा जाता है। जिस भाव की जो राशि होती है उस राशि के स्वामी ग्रह को उस भाव का अधिपति या भावेश कहा जाता है। छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जिन भाव में रहते हैं उसको बिगाड़ते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप यदि ये स्वगृही ग्रह हुए तो अनिष्ट फल नहीं प्रदान कराते, क्योंकि स्वगृही ग्रह का फल भी शुभ ही होता है। छठे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव में परेशानियां उत्पन्न करेगा। उदाहरण के स्वरूप
छठे भाव का स्वामी यदि आय भाव में बैठा है तो वह व्यक्ति जितना भी परिश्रम कर ले, आय उसको उसके परिश्रम के फलस्वरूप नहीं मिलेगा। यदि सप्तम भाव में अकेला शुक्र हो तो वह व्यक्ति का गृहस्थ जीवन भी सुख में नहीं रहता और पति पत्नी में परस्पर अनबन बनी रहती है। अष्टम भाव का स्वामी जहां भी बैठेगा उस भाव को कमजोर करेगा। शनि यदि अष्टम भाव में हो तो उस व्यक्ति की आयु को लंबी करता है, आयु में वृद्धि करता है। अष्टम भाव में प्रत्येक ग्रह कमजोर होता है, परंतु सूर्य या चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो वो कमजोर नहीं होते। 8वें और 12वें भाव में सभी ग्रह अनिष्ट प्रद होते हैं, लेकिन 12वें घर में शुक्र इसका अपवाद है, क्योंकि शुक्र भोग का घर है और 12वां भाव भोग का स्थान है। यदि शुक्र 12वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अतुल्य धनवान और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। द्वादश भाव का स्वामी जिस भाव में भी बैठता है उस भाव की हानि करता है। दसम भाव में यदि सूर्य और मंगल स्वतः बलवान माने गए हैं, इसी प्रकार चतुर्थ भाव में चंद्र और शुक्र, लग्न में बुध और गुरु, सप्तम भाव में शनि स्वतः ही बलवान हो जाते हैं तथा विशेष फल देने के लिए सहायक होते हैं। 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान कराते हैं। अपने ग्रह अपने स्वामी ग्रह से दृष्ट युक्त या शुभ ग्रहों से दृष्ट भाव बलवान होता है। किस भाव का स्वामी कहाँ स्थित है तथा उस भाव के स्वामी का क्या फल है यह भी देख लेना चाहिए। यदि कोई ग्रह जिस राशि में है उसी 9 मास में भी हो तो वह वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है और ऐसा ग्रह पूर्णतः बलवान माना जाता है तथा श्रेष्ठ फल में सहायक होता है। मित्रों, इन छोटी सी सिद्धांत को अगर हम याद कर लें तो किसी के भी कुंडली का या अपनी कुंडली को देखते समय उपरोक्त जो मेरी अभी चर्चाएं हुई हैं, इन सिद्धांतों पर अगर हम कुंडली की विवेचना करेंगे तो आपका फलादेश बहुत सटीक होगा। मित्रों, इस चर्चा को यहीं संपन्न करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले कई सारे वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जय मां कामाख्या।